नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम दिखाएंगे आपको कि आज नई घोषणा क्या की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दावे किए गए हैं कि किसानों को मदद मिलेगी और श्रमिकों को मदद मिलेगी, मजदूरों को मदद मिलेगी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मदद मिलेगी। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूरों और किसानों की क्या हालत है, ये भी एक रियलिटी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि वो मजदूर जो पैदल ही अपने कदमों से ही देश के तमाम सड़कों को माप रहे हैं, उन्हें किस तरह की दुविधाओं का, किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आपके सामने होगा। और कैसे 50 मजदूर घायल हैं और 16 मजदूरों की आज जान चली गई, नाहक ही निर्दोष मजदूर क्यों जान गंवा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर सरकार के एक के बाद एक जो एक तरह से राहत देने की कोशिश है, उससे बाजार पर कितना फर्क पड़ रहा है ये देखना जरूरी होगा और आने वाले भविष्य पर कितना फर्क पड़ेगा ये समझना भी बहुत जरूरी है। आज निर्मला सीतारमण के तमाम घोषणाओं से जहां उम्मीद जगी है, वहीं पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। इन उम्मीदों की बात करेंगे, इन सवालों की बात करेंगे। इन तमाम उम्मीदों, सवालों, दावों, वादों और सच्चाइयों के बीच एक सच्चाई सबसे बड़ी है जो सबको तबाह किए हुए है, पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। वो है कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। भारत में भी ये कहर अब धीरे धीरे पांव पसार चुका है। 78,000 से ऊपर मामले भारत में आ चुके हैं और कई लोगों की मौत की खबर है। 3,000 से ज़्यादा मामले केवल कल भर में आए हैं। ये तब है जबकि अभी भी हमारी जो जांच करने की रफ्तार है वो कम है। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो उससे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किस तरह से चिंतित है और कैसे ये आंकड़ों की बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, इस पर सोच विचार चल रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही रेलवे ने जो घोषणा की थी कि कुछ खास सेक्टर्स में ट्रेनों को चलाया जाएगा, उसे ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा है और अब रेलवे 30 जून तक किसी तरह की कोई सर्विस नहीं चलाएगी। हालांकि श्रमिकों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी, लेकिन जिन लोगों ने टिकट बुक करा लिया था, अब उन सभी के टिकट्स को रिफंड दिया जाएगा। तो किस तरह से रेलवे के इस फैसले को हम देखेंगे। इस बीच रेलवे मंत्रालय के अंदर सैनिटाइजेशन किया गया है पूरी तरह से और माना जा रहा था कि कोरोना वहां पर भी पैर पसारने लगा था। ऐसे में क्या हाल है पूरे देश में कोरोना का, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उधर यूपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। पिछले कुछ दिनों में आगरा में संक्रमण का ग्राफ तेजी से गिरा है। गौरतलब है कि आगरा में ये ग्राफ बढ़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये दूसरा भिवंडी या फिर दूसरा राजस्थान न साबित हो, लेकिन अब धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे जा रहा है। उधर यूपी में संक्रमण के सबसे अधिक केस आगरा में मिले थे और ऐसे में शासन प्रशासन के लिए ये राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन इसी बीच और भी कुछ घोषणाएं यूपी गवर्नमेंट ने की है, हम उस पर भी नजर डालेंगे और मजदूर जो कि लगातार यूपी से होते हुए बिहार तक जा रहे हैं, उनके हालत की भी पूरी रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम बात करेंगे पूरे विश्व में किस तरह से कोरोना को अब किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कितना कुछ हो पाएगा ये समझने की ज़रूरत है। हम इस पर आज बात करेंगे। और अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में 17 तारीख के बाद क्या फेरबदल होगा, इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और क्या ये माना जाए कि अभी जो स्थिति है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को अपने लॉकडाउन के भी फैसले पर एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, हम ये भी दिखाएंगे। इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर आई है न्यायपालिका से, जिसने अपने कामकाज के तरीके को बदल दिया है और अब तरीके के साथ ड्रेस कोड बदलने पर मजबूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा है कि वकील चाहें तो अपना जो गाउन है और जो कोट है उसकी रंग बदल सकते हैं। यहाँ तक कि जजों के भी गाउन के रंग को बदलने की सोचा जा रहा है। आमतौर पर हम सभी को पता है कि न्यायपालिका की जो दुनिया है, वकालत की जो दुनिया है, वो सफ़ेद और काले रंग की होती है। अब कहा गया है कि चूंकि जैसा कि सीजीआई ने कहा है कि काले रंग से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और इस वजह से ये चाहें तो अब ड्रेस कोड को बदला जा सकता है। एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा है, उनके
पीछे का कारण क्या रहा है, हम आपको इस समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये शोध है कि काले रंग की वजह से कोरोना फैलता है। क्या केवल रंग की बात थी या कुछ और, हम ये भी देखेंगे। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है, इसके साथ अब पूरी दुनिया को जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि HIV भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जीना शुरू कर चुके हैं। तो क्या कोरोना भी अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, ये समझने की कोशिश होगी। और यदि ऐसा होता है तो कैसे हम सबके व्यवहार में, हम सबके की जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाएगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए हम एक ऐसे सितारे को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो हमारे लिए, आपके लिए दिलों में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए सफर को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर लोन लिया है। उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया है। मार्च अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए जो 86,600 करोड़ के थे। किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रखा जाएगा, यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च में की गई घोषणाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने 3 महीनों के लिए 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की थी। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए जमा करने, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की गई थी। 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them, and those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months you don't have to pay your EMI and so on. The interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. इसके अलावा जो अप्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटे हैं वो वहीं खुद को रजिस्टर करके काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसके तहत 1,87,000 ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर में ही अब काम दिया जाएगा। Migrant workers who are going back, and if in case they are joining the Manrega, they are being actively enrolled and provision through the respective ministries being done, and they are being taken. We've ensured that they're going to be entertained even there. They're not going to be sitting for wanting of some basic work. States and union territories have been advised to provide work to these migrant workers as per the provisions of this Manrega Act. तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया, इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी, जिनसे करीब 5,94,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की बात की गई। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इनसे सरकार की जेब से हाल फिलहाल सिर्फ 56,500 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। बाकी पैसे कब और कहां से आएंगे, इसे लेकर भी सरकार की तैयारी है। किस तरह से तैयारी है, हम आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। 20 लाख करोड़ के कुल पैकेज में से 5.94 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जानकारी दी। हालांकि खास बात ये है कि इस रकम में सरकार की जेब से सिर्फ 56,500 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने बुधवार को जो ऐलान किए
उसके मुताबिक एमएसएमई और कुटीर गृह उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी लोन मिलेगा। एमएसएमई और कुटीर गृह उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट डेट यानी कर्ज मिलेगा। फंड्स ऑफ फंड के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों के ईपीएफ में 3 महीने तक के योगदान के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कारोबार और कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को कम करने पर 6,500 करोड़ का सहयोग दिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 30,000 करोड़ की नकदी सुविधा मिलेगी। बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी सहयोग के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा टीडीएस, टीसीएस में कटौती के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम होगा। छोटे और लघु उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर है या पावर सेक्टर है, इन दोनों पे विशेष रूप से जो योजनाओं को घोषणा की है, उसके साथ टैक्स पेयर्स के लिए कई सारी छूट, प्रोविडेंट फंड में छूट, अलग अलग प्रकार से कई सारे लिक्विडिटी या पैसा पहुंचाने के माध्यम से निर्मला जी ने एक आधारशिला रखी है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। वित्त मंत्री ने ज्यादातर जो घोषणाएं की है, इनमें सरकारी खजाने पर जो नुकसान होगा वो कुछ इस तरह है। टीडीएस और टीसीएस रेट में कटौती से करीब 50,000 करोड़ रुपए, परेशान एमएसएमई को 4,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट सपोर्ट और 15,000 से कम सैलरी वालों के पीएफ खाते में कर्मचारी नियोक्ता का योगदान सरकार द्वारा देने पर करीब 2,500 करोड़ रुपए यानी कुल 56,500 करोड़ रुपए की रकम सीधे सीधे खर्च हो रही है। टीडीएस, टीसीएस में कटौती का ही सरकारी खजाने पर सीधा असर होगा। अन्य जो उपाय हैं वो ज्यादातर क्रेडिट गारंटी के रूप में हैं और उनका सरकारी खजाने पर सीधा या तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता। 3 लाख करोड़ ऑफ स्ट्रॉन्ग बूस्टर टू द माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज. This is going to directly impact nearly 45 lakh MSME, saving their jobs, their business opportunity, making them more competitive, and even the definition of the MSME has been changed. असल में इस तरह के लोन गारंटी का मतलब है जब कोई लोन डिफॉल्ट करेगा तभी सरकार को पैसा देना पड़ेगा और खजाने का नुकसान होगा, लेकिन ये तत्काल नहीं होगा। इसी तरह बिजली वितरण कंपनियों को सहयोग जैसे कई कदम पीएसयू के माध्यम से जाएगा, जिनमें या तो अभी सरकार का कोई खर्च नहीं होना है या तो इन्हें बैंकों या राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केंद्र सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज घोषित कर दिया है। ये पैकेज कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, इसे लेकर कई सवाल फिलहाल तो हैं। लेकिन हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई को दिए जाने वाले कुल लोन बुक का साइज 18 लाख करोड़ रुपए की है। हालांकि एमएसएमई की पैकेज जारी करने के लिए अब मामला आरबीआई के पाले में है। जब तक आरबीआई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक एमएसएमई को लोन मिलना मुश्किल है। ये लोन एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों के लिए है, उन कंपनियों के लिए जो सर्विस सेक्टर में है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हर तरह की एमएसएमई ये लोन हासिल कर सकती है। लोन पाने के लिए कंपनियों को बैंकों के पास अप्लाई करना होगा। कंपनियां चाहें तो इस समय लॉकडाउन में ही अप्लाई कर सकती हैं, हालांकि इससे पहले आरबीआई के नोटिफिकेशन का इंतजार होगा। ये स्कीम फिलहाल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी लोन की गारंटी अब केंद्र सरकार ने ली है, इसलिए बैंक भी अब दिल खोलकर लोन दे सकेंगे। लेकिन यदि हम कोरोना की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,722 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की यदि जिक्र करें तो ये 78,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें 49,219 अभी तक सक्रिय केस है, जबकि 26,235 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें आज अभी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उन्हें फिर से कोरोना हो पाएगा या नहीं। उधर देश भर में कोरोना से अब तक 2,549 लोगों की मौत की खबर है। उधर कोरोना से जूझ रहे यूपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। पिछले कुछ दिनों में आगरा में संक्रमण का ग्राफ तेजी से गिरा है। 9 मई के बाद संक्रमित मरीज मिलने का आंकड़ा नीचे आया है। यूपी में संक्रमण के सबसे अधिक केस आगरा में ही मिले हैं। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए राहत की बात है। ताज नगरी में 1 अप्रैल से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन संख्या में इजाफा न हुआ हो।
8 से 13 मई तक 107 मरीज बढ़े। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान लगातार संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महासंकट के बीच सीमित रूप से रेल सेवा शुरू की गई थी। अभी श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। रेलवे के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इससे पहले खबर ये आई थी कि रेलवे 22 मई से कुछ और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है। रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। इस फैसले से माना जा रहा है कि 30 जून तक ट्रेनों की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। आमतौर पर ट्रेन के टिकट 120 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से पहले ही कई टिकट बुक किए जा चुके थे। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दिए थे, उनके टिकटों को रद्द कर दिया गया है। बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया गया है। रेलवे ने बताया कि अगले आदेश तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन सर्विसेज बंद रहेंगी। यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। उधर रेलवे ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में 13 मई से सभी यात्रियों के गंतव्य का पता लेना भी शुरू हो गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। पहले कहा जा रहा था कि रेलवे 22 मई से मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है, लेकिन अब जून तक सभी ट्रेनों के लिए बुक टिकट रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि श्रमिक और राजधानी स्पेशल की तरह ही शताब्दी स्पेशल और इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती है। हालांकि इस पर रेलवे की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है। रेलवे ने बताया कि अगले 7 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन में 2,34,000 यात्रियों ने टिकट की बुकिंग की है। इससे 45 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व मिला है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे ने 1 मई से अब तक 642 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के चलते फंसे 8 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। सबसे अधिक 301 ट्रेनें उत्तर प्रदेश और उसके बाद 169 ट्रेन बिहार पहुंची। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में 53, झारखंड में 40 और ओडिशा में 38 ट्रेनें पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार का वंदे भारत मिशन अभी तक चल रहा है। इसमें एयर इंडिया की फ्लाइट लगी हुई हैं। ये फ्लाइट कुछ बड़े शहरों में ही उतर रही हैं। ऐसे में कई लोगों को अपने राज्यों या शहरों में पहुंचने के लिए दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे फेज में घरेलू रूट पर स्पेशल फ्लाइट शुरू करने का प्लान है। खबरों के अनुसार वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज अब 16 मई से शुरू होगा। उधर सबसे ज्यादा दिक्कत इन तमाम घोषणाओं के बीच, वादों के बीच यदि किसी को है तो वो है मजदूरों को। सरकारी सिस्टम से उलझना हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है। इस चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों की बोलती यहाँ फाइलों के जाल में उलझ कर रह जाती है। फिर मजदूर तो आखिर मजदूर ही है, उसका बस किसी पर नहीं है। मजदूर एक वोट बैंक है जिसे सियासी दल अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर एक किनारे रखकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या मजदूर होना गुनाह है? क्या श्रमिकों के लिए किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या समाज की इस व्यवस्था में श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं? क्योंकि अगर है तो उनका जो हाल इस लॉकडाउन में हो रहा है वैसा शायद न होता। उसके हक को कभी हक समझा ही नहीं गया। मजदूर देश का निर्माण करता तो है, लेकिन खुद उसकी पूरी जिंदगी घर से दूर कमाने और खाने में गुजर जाती है। इस देश में मजदूर सिर्फ सियासत की चक्की में पिसता है। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार जो देख रहे हैं, जिसमें कभी मजदूरों का गुस्सा दिख रहा है, कभी मजदूरों की बेबसी दिख रही है, कभी उनकी बेकसी दिख रही है। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब हमें नहीं मिलता। सरकारें तमाम घोषणाएं कर रही हैं, तमाम दावे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन मजदूर वहीं का वहीं है। 2 जून की रोटी जुटाने के चक्कर में पैदल चल रहा है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, खुद को रास्ते पर घसीटते हुए, खुद को खत्म करते हुए। देखिए रिपोर्ट। हम वक्त के मारे हैं, हमारा ना कोई हमदर्द है, ना कोई मददगार। हम मजबूर हैं क्योंकि हम मजदूर हैं। पटरियों पर ट्रेन से कटकर मरते हैं।
सड़कों पर गाड़ियां कुचलकर निकल जाती है। हमारी किस्मत की लकीरों में फकीरी लिखी है और तकदीर में बदनसीबी। हम बेबस हैं, मजबूर हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं। समय की मार ने हमें दर्द सहना तो सिखाया है, पर इस दर्द को मिटाने का सलीका नहीं बताया। विदेशों से लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पानी में जहाज चल रहे हैं, मगर हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हम मजबूर हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं। संयम और सब्र की सीख हमें विरासत में मिली है, पर पेट की भूख का इनसे कोई वास्ता नहीं, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हमें उस मंजिल की ओर ले जाए जहां गुर्बत का नामो निशान ना हो। सड़कों पर चलते चलते पांव में छाले पड़ गए हैं, गला रुंध गया है, आंखों का पानी सूख गया है। भरोसे का टॉनिक पीते पीते धैर्य जवाब दे रहा है। हमारी जान इतनी सस्ती है कि कभी पटरियों पर तो कभी सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं, मजबूर हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं। लॉकडाउन में जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो अकेले ही सफर पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, कठिन भी, लेकिन उस भूख से अधिक नहीं जिसने जाने अनजाने ही सही हमें इस सफर के लिए मजबूर किया। भूख चीज ही ऐसी है जो एक बार शरीर को गिरा दे तो उठने नहीं देती, लेकिन जब तक आदमी थक ना जाए रुकने भी नहीं देती। कंक्रीट के जंगल में हम अकेले हैं। लॉकडाउन में सारा भरम टूट गया है, अपने भी पराये हो गए हैं। यहाँ हमारा कोई नहीं। आस तो जगाई जाती है, पर मदद के लिए कोई आता नहीं। किसी को भी अब हमसे मतलब नहीं, हर कोई हमसे दूर है। हम मजबूर हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं। यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो या कोई और प्रदेश, हर जगह हमारी कहानी एक है। हम व्यवस्था के सताए हैं, सरकारों के लिए पराए हैं। हमारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। हम मजबूर हैं, वो मगरूर है। हम बेबस हैं, वो बेबाक है। हम बेहाल हैं, फटे हाल हैं, वो शहंशाह है, सरकार है। हमारी किस्मत में यूं ही रौंदा जाना लिखा है, फिर चाहे वो सड़कों और पटरियों पर ही क्यों ना हो, या किसी बड़े साहब के पैरों तले। अब हमारी बस यही तमन्ना बाकी है कि अगर यूं ही मरना है तो फिर यहाँ क्यों, अपनी जमीन पर क्यों नहीं। बस यही ख्वाहिश घर की ओर खींचे जा रही है। आंखों में बस घर का ख्वाब है, जल्द से जल्द पहुंचने की आस है। हमें अब ना इसी सड़े सिस्टम पर भरोसा है और ना इस भ्रष्ट व्यवस्था पर। हमें अब भरोसा है तो सिर्फ अपने आप पर। भले ही हम मजबूर हैं, मजदूर हैं, पर एक सच ये भी है कि हम ही इस देश के निर्माता हैं, राष्ट्र विधाता हैं। इस देश को बनाने में हमारा खून पसीना बहा है। ऐसे में हार कर बैठ जाने का सवाल कहाँ है। अपनी मजबूरी को हम अपना हथियार बनाएंगे। इसी इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम मजदूर हैं, पर मजबूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। और यही एक तस्वीर नहीं है, एक तस्वीर और भी है। सरकारी मदद की आस में जिस तरह से इन मजदूरों की आंखें पथरा गई हैं, तमाम दावे और वादे हवा हवाई हो गए। प्रवासी मजदूरों को किस तरह की मदद मिल रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। देश का वर्तमान भविष्य को खींच रहा है। हर तरफ लाचारी और बेबसी का आलम है। किसी को भी नहीं पता कहाँ चलते जा रहे हैं, किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है और कब तक पहुंचेंगे भी या नहीं, बस चलते जा रहे हैं। रेल और बस का इंतजार करते करते महीने भर से ज्यादा गुजर गए।
जब चली भी तो जाने वाले लाखों में थे और सीटें चंद हजार। मरता क्या न करता, हजारों मजदूर पैदल ही अपना परिवार लेकर निकल पड़े। इस बच्चे को तो शायद पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। ट्रेन तो नहीं मिली। इस बच्चे ने ट्रॉली बैग को ही ट्रेन समझ लिया। पैदल चलते चलते थक गया, पांव जवाब देने लगे तो माँ की ममता रो पड़ी। उसने बच्चे को बैग पर ही पेट के बल लिटाया और बैग को खींचना शुरू कर दिया। बच्चा दोनों हाथों से बैग के दोनों छोर पकड़े हुए है। गिरने का भी खतरा है। माँ भी मजबूर है, करे तो क्या करे। उसे चलते जाना है मगर बच्चे को तो नींद आ रही है। मजबूरी तो मजबूरी होती है और वो भी अगर मजबूर की हो तो किसी नर्क से कम नहीं। मजदूर लॉकडाउन में बस किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि सारे वायदे ध्वस्त हो गए हैं, सारे दावे खोखले हैं। सरकारी इंतजाम सिर्फ फाइलों में नजर आ रही है। तमाम जो घोषणाएं हैं वो एसी कमरों में बैठकर मंत्री और नेता और अधिकारी कर तो रहे हैं, लेकिन सड़क की सच्चाई कुछ और है। धूप से तपती जमीन पर हर तरफ असंख्य लोगों की भीड़ सिर्फ झूठे और कोरे वायदे के सच्ची तस्वीर हैं। देश का नौनिहाल बेबस है, मां लाचार है। उधर कोरोना महामारी ने सबको बदल दिया है, समाज को ही बदल दिया है। समाज का सबसे विभत्स चेहरा भी इस वक्त हम देख रहे हैं और ऐसा चेहरा भी जहां पर दया है, ऐसा भी जहां पर सारी दया खत्म हो चुकी है। लेकिन एक और जगह है जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा परिवर्तन जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। कोरोना महामारी ने न्यायपालिका को भी कामकाज के तरीके के साथ ड्रेस कोड बदलने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बुधवार को उस समय नया अध्याय जुड़ गया जब पहली बार जजों ने बिना जैकेट, कोट और गाउन पहने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर में कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए ड्रेस कोड में बदलाव की व्यवस्था की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पहने जाने वाले कपड़ों को प्रतिदिन धोना बेहद जरूरी है। हालांकि कोट और टाई के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए वकीलों के ड्रेस कोड से फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोट और टाई को हटा दिया गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अलग ही तस्वीर दिखी। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को पूरी तरह बंद करने के मामले को लेकर एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और जस्टिस ऋषिकेश रॉय जैकेट, कोट और गाउन के बिना केवल सफेद कमीज और गले का बैंड पहने हुए सुनवाई कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनसे पूछ लिया कि पीठ ने गाउन क्यों नहीं पहना है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चिकित्सकों की राय मांगी थी। उनके मुताबिक भारी और फैलाव वाले कपड़ों से ये वायरस आसानी से फैलता है। इस पर विचार करते हुए हम केवल सफेद कमीज और बैंड पहनकर ही सुनवाई कर रहे हैं। हम वकीलों के लिए भी इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं। इसके बाद एक अन्य सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सफेद शर्ट और बैंड लगाए नजर आए। देर शाम जारी सर्कुलर के मुताबिक पुरुष वकील सफेद कमीज और बैंड, जबकि महिलाएं सफेद साड़ी या सूट और बैंड पहन सकेंगी। आजादी के बाद न्यायपालिका में पहली बार ऐसा बदलाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्रेस कोड से पहले ही राहत दे चुका है। 24 अप्रैल को जारी आंतरिक सर्कुलर में कहा गया था कि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पहने जाने वाले कपड़ों को रोज धोना चाहिए। कोट और टाई को रोज धोना संभव नहीं है, लिहाजा अगले आदेश तक सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना कोट टाई के ड्यूटी पर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये नया परिवर्तन है। उधर भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील के लिए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की अर्जी ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब 28 दिनों के अंदर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब माल्या के पास इंग्लैंड में कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाईकोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज कर चुका है। भारत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब उसे 28 दिनों के अंदर भारत भेजा जा सकेगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल इस पर अंतिम फैसला करेंगी। विजय माल्या ने भारत में प्रत्यर्पित करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। विजय माल्या भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया लेकर मार्च 2016 में देश छोड़कर लंदन चले गए थे। पिछले महीने ही ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या के अपील को खारिज कर दिया था। हाल ही में माल्या ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस बीच ब्रिटेन में रह रहे भारत के कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर सरकार के से सारा बकाया कर्ज लेने की गुहार लगाई है। माल्या ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से कहा है कि वो 100% बकाया कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार करे और उसके खिलाफ सभी केसों को बंद कर दिया जाए। इससे पहले भगोड़े विजय माल्या ने कोरोना से लड़ाई में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित करने पर सरकार को बधाई दी थी। भारतीय सेना जल्द ही आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे पाएगी। सूत्रों के मुताबिक सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकेगा। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले उम्मीदवार को 3 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। इस योजना के तहत सेना देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करना चाहती है जो किसी कारण पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे। देश की सेना में अभी अफसरों की कमी है। इस योजना के तहत इस कमी को पूरा किया जाएगा। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है तो पहले चरण में टेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 अधिकारियों और 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी। भारतीय सेना आम नागरिकों को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी या 3 साल के शॉर्ट सर्विस का नाम दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरह नहीं होगा, बल्कि कुछ पद निकाले जाएंगे जिसमें इच्छुक युवा देश की सेवा में अपना स्वैच्छिक योगदान दे सकेंगे। हालांकि इस पूरी चयन प्रक्रिया में किसी तरह की छूट नहीं होगी। अगर आप 3 साल के लिए भी सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस प्रक्रिया से दूसरे जवान गुजरते हैं। सेना गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। खबरों के अनुसार सेना में उच्च स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव के मुताबिक इसे ट्रायल बेस पर ऑफिसर और जवान दोनों स्तर पर लागू किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ वैकेंसी निकालकर और फिर सफलता मिली तो इसका विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है। प्रस्ताव में बताया गया है कि युवाओं को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करना फायदे का सौदा होगा। इससे खर्चा कम होगा और बचे हुए बजट को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। प्रस्ताव में टूर ऑफ ड्यूटी के फायदे बताते हुए कहा गया है कि 3 साल के लिए सेना में आने वाले युवाओं को रीसेटलमेंट कोर्स, प्रोफेशनल एनकैशमेंट ट्रेनिंग लीव की भी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही देश को ट्रेंड, अनुशासित, आत्मविश्वास से भरे प्रतिबद्ध युवा मिलेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर जो शुरुआती सर्वे किया गया उसमें पता चला कि कॉर्पोरेट ऐसे युवाओं को ज्यादा अहमियत देंगे जो 3 साल मिलिट्री में ट्रेंड होकर 26-27 साल की उम्र में उनके साथ जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है। दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV भी खत्म नहीं हो पाया, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख चुके हैं। रियान ने अपने बयान में कहा कि हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोरोना महामारी कब खत्म होगी। डॉक्टर माइक रियान के अनुसार जरूरी नहीं कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद भी इसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। मीजल्स जैसे बीमारियों का वैक्सीन है, फिर भी बीमारी खत्म नहीं हुई। कोरोना के 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा असरकारी होना चाहिए। उधर पिछले कुछ वक्त से चीन ने भारत के साथ लगती LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ड्रैगन की आक्रामकता इस कदर बढ़ी हुई है कि सिक्किम का नाथुला और लद्दाख में दोनों देशों के जवानों में झड़प भी हो गई। हालांकि अगर चीन के रवैया की बात करें तो सिर्फ भारत को लेकर ही वो ऐसा नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के खिलाफ भी चीन का रुख पहले से अधिक आक्रामक हो रहा है। इसके कई कारण हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रसार के लिए सीधे सीधे चीन को जिम्मेदार मान रही है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चीन पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे से हटाना चाहता है। ऐसे में वो इस तरह की हरकतें लगातार कर रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि पूरी दुनिया कोरोना संकट में फंसी है। ऐसे में चीन अपनी विस्तारवादी नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के फिराक में है। इसके अलावा उसे डर है कि कोरोना संकट के बाद उसके यहाँ स्थापित कंपनियां भारत, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों का रुख न कर लें। ऐसे में उसे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सब बातों से जूझता हुआ चीन अलग अलग तरह के चालें चल रहा है। कोरोना महामारी के दौर में भी चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी में कमी आने के बाद बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां और निवेशक चीन छोड़कर भारत सहित दूसरे पड़ोसी देश ज्वाइन कर सी है और उसी से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। चीन ऐसे हथकंडे अपनाकर कंपनियों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर चीन की इन हरकतों को समझने की कोशिश की जाए तो वो अपनी सेना का इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के खिलाफ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कंपनियां चीन छोड़कर एशिया के किसी देश में जाएं।
खबरों के मुताबिक चीन में काम कर रही करीब 1000 कंपनियां भारत समेत दूसरे देशों के संपर्क में हैं। पिछले 3 सप्ताह के दौरान लद्दाख और सिक्किम में चीनी सेना से झड़प और गालवान नदी के करीब भारतीय और चीनी सेना के बीच तनातनी देखी गई। उधर साउथ चाइना सी में चीन के नौसेना आक्रामक अभ्यास कर रही है और ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चीनी तटरक्षकों के हमले में वियतनाम की मछली मारने की एक नाव ध्वस्त हो गई, तो वहीं चीन का टोही जहाज इंडोनेशिया के करीब देखा गया। भारत चीन की सीमा पर इस आक्रामकता को उसके यहाँ से निवेश खिसकने का डर माना जा रहा है। हजारों छोटी बड़ी कंपनियां कोरोना के प्रकोप में कमी आने के बाद चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत और अन्य देशों में निवेश करना चाहती हैं। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत बेहतर माहौल मुहैया कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके अलावा वियतनाम के पास पहले भी बाजार पर कब्जा करने का हुनर रहा है। इसके साथ ही चीन से निकलने वाले निवेशकों के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया भी बेहतर जगह हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की दबाव की रणनीति बनाकर चीन खुद को ही परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि दुनिया अब ड्रैगन पर निर्भरता कम करने की रणनीति की तरफ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो रूसी हैकिंग का शिकार हुई थीं और उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने साल 2015 में एंजेला मर्केल के ऑफिस ईमेल्स को हैक कर लिया था। हालांकि मॉस्को ने हैकिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। जिस रूसी अधिकारी पर यह आरोप लगा है उस पर अमेरिका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी दखल देने का आरोप है। कोरोना संकट के बीच जर्मनी और रूस में तलवार खिंच गई है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि रूस उनकी जासूसी करवा रहा है। मार्केल ने संसद को बताया कि उन्होंने हर दिन रूस के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की। दूसरी ओर रूस की सेना ने जासूसी करने का प्रयास किया। मार्केल के मुताबिक इसके ठोस सबूत सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में उनके कुछ अकाउंट्स की हैकिंग की जांच करने वाले जांचकर्ताओं ने एक विशेष संदिग्ध की पहचान की। जर्मनी की खुफिया एजेंसी कई बार उनकी जर्मनी नेताओं और सांसदों की जासूसी करवाने की बात कही है। जर्मन मीडिया के मुताबिक 2015 में मार्केल की एक ईमेल और एक अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई थी। मार्केल ने कहा कि दुर्भाग्यवश मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि रूस की यह कोशिश नई नहीं है। साइबर माध्यमों का इस्तेमाल कर तथ्यों से भरमाना रूस की रणनीति का हिस्सा है। जाहिर है कि इस तरह की गतिविधियां रूस और जर्मनी के बीच बेहतर संबंध कायम करने के लिए आसान नहीं है। इस तरह की जासूसी कराने की गतिविधियां असुविधाजनक होने से कहीं ज्यादा है। जर्मनी की न्यूज मैगजीन डेर स्पाइगल ने सबसे पहले मार्केल के 2 ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश होने का दावा किया था। हालांकि जर्मनी की सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस साल 5 मई को जर्मनी ने इस मामले में संदिग्ध रूसी सेना के खुफिया अफसर दिमित्री बदिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। बदिन पर साल 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी दखल देने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। और 14 मई का दिन बेहद अहम, इतिहास में 14 मई विभिन्न कारणों से दर्ज है। आज ही के दिन भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने गैर कानूनी गतिविधियां संबंधी अधिनियम के तहत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका में भी इस संगठन पर प्रतिबंध था। साल 1973 में आज ही के दिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्रदान किया था। इसी साल भारत में भी सर्वोच्च अदालत ने सेना में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था। कि आप अपना ख्याल रखें और इसके अलावा जो भी आप जहां भी हैं और आपके आसपास यदि कोई हाईवे है या कोई सड़क है जहां से ये प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं, यदि आप उनकी कोई मदद कर पाएं तो ज़रूर करें, या फिर प्रशासन को इसके लिए सजग कर पाएं कि उन मजदूरों की मदद हो सके तो आप ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देश की बात में आज बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।